हो गया दीपेन, इसको चालू करो और यहाँ पर चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों। पहला चैप्टर का सारा क्वेश्चन याद हुआ? हो गया? अच्छा, तो दूसरा चैप्टर की शुरुआत करेंगे ना। और दूसरा चैप्टर परमाणु और अणु के बारे में समझ विकसित करनी है कि क्या है परमाणु, क्या है अणु। परमाणु को तो आप समझ ही रहे हैं क्या है, क्योंकि पिछले चैप्टर में भी परमाणु का जिक्र कई बार हुआ है। और जो परमाणु संरचना वाला चैप्टर था उसको अलग कर दिए, वो तीसरा चैप्टर में चला गया है। इस चैप्टर में केवल हम परमाणुओं के बारे में जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है उसी को समझने का प्रयास करेंगे। तो परमाणु और अणु क्या है, इसकी चर्चा पहले चैप्टर में भी हुई थी। इस ब्रह्मांड में जो भी निर्जीव पदार्थ है वो सारे के सारे परमाणुओं से निर्मित है। वास्तव में जितने भी निर्जीव पदार्थ हैं वह क्या है, तो वह परमाणुओं के ही ढेर है। फॉर एग्जाम्पल आप लीजिए कि ये जो बोर्ड है ये एक निर्जीव पदार्थ है, और यह निर्जीव पदार्थ वास्तव में कई परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। तो परमाणु और अणु क्या है, तो परमाणु और अणु सारे निर्जीव पदार्थों की रचनात्मक इकाई है। निर्जीव पदार्थ के भीतर किसी भी प्रकार के कार्य नहीं होते जैसे सजीवों के शरीर के भीतर होते हैं, इसलिए परमाणु और अणु को क्रियात्मक इकाई हम नहीं कह सकते। तो ब्रह्मांड में जो भी निर्जीव पदार्थ हैं उसकी रचनात्मक इकाई ही परमाणु है। उसकी रचनात्मक इकाई ही क्या है, परमाणु है। जो भी हम निर्जीव पदार्थ को देख रहे हैं वास्तव में वो परमाणुओं के ही ढेर है या अणुओं के ही ढेर है। ये परमाणु और अणु मूल रूप से क्या है, तो हमने दो प्रकार के पदार्थों का जिक्र पहले चैप्टर में किए थे, एक एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। एक एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। और ये दोनों पदार्थ क्या है, निश्चित तौर पर आप जान चुके कि ये दोनों पदार्थ क्या है। तत्व क्या है, यौगिक क्या है, ये आप जान ही चुके हैं। तो परमाणु और अणु को परिभाषित करने के लिए यही दो पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है। कि परमाणु क्या है, तो तत्व के ही सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। तत्व के ही सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। कोई भी तत्व हो, जैसे लोहा जो है, लोहा का कोई भी अवयव के सूक्ष्म से सूक्ष्म भाग को अगर हम देखना चाहेंगे तो निश्चित तौर पर वो होगा लोहा का परमाणु। तो इस प्रकृति के जो मूल पदार्थ हैं तत्व, उसी के सूक्ष्मतम कण को हम कहते हैं परमाणु। और अणु क्या है, तो परमाणु जो होते हैं किसी भी तत्व के, उनमें खास गुण होता है कि वे जो है परमाणु अस्थायी होते, अनस्टेबल होते।
परमाणु अस्थाई होते हैं, अपवाद कुछ है जो अस्थाई है परमाणु, लेकिन अधिकांश तत्व के परमाणु जो होते हैं वो अस्थाई होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। अस्थाई होने के कारण परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन तत्व है और ऑक्सीजन तत्व है। अब ये आपस में अभिक्रिया करेंगे, तो आपस में अभिक्रिया करेंगे तो कौन करेंगे? तो हाइड्रोजन के तरफ से हाइड्रोजन के परमाणु करेंगे, ऑक्सीजन के तरफ से ऑक्सीजन के परमाणु करेंगे। और रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु आपस में अंतः क्रिया करके एक रासायनिक बंधन बना लेते हैं। समान प्रकार के परमाणु या भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान अपने बीच एक रासायनिक बंधन बना लेते हैं, केमिकल बॉन्ड बना लेते हैं। और केमिकल बॉन्ड बनाकर समान प्रकार या भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु ही आपस में जुड़ करके किसका निर्माण कर लेते हैं? अणु का निर्माण कर लेते हैं, मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं। तो ये जो लोहा देख रहे हैं, सोडियम देख रहे हैं, कार्बन देख रहे हैं, वास्तव में यही परमाणु है। परमाणु को रासायनिक संकेत में ही दर्शाया जाता है। और अणु क्या है? तो परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेकर जब आपस में बंधन बनाते हैं तब जाकर निर्माण होता है किसका? अणु का। जैसे ये जल का एक अणु है और जल के एक अणु दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। तो बात समझे कि नहीं? ये परमाणु और अणु क्या है? जितने भी निर्जीव पदार्थ इस ब्रह्मांड में हैं, उस निर्जीव पदार्थों की रचनात्मक इकाई ही परमाणु है। परिभाषा के तौर पर हम कहते हैं कि कोई भी तत्व, कोई भी एलिमेंट, और एलिमेंट प्रकृति के मूल पदार्थ हैं, तो प्रकृति के मूल पदार्थ अथवा तत्व जिन सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं वही सूक्ष्म कण परमाणु कहलाता है, वही सूक्ष्म कण परमाणु कहलाता है, एटॉम कहलाता है। और ये अणु क्या है? ये मॉलिक्यूल्स क्या है? तो अणु निश्चित तौर पर परमाणु से बड़े हैं। अणु भी सूक्ष्म कण है लेकिन वो परमाणु से बड़े हैं। और अणु परमाणु से क्यों बड़े हैं? तो अणुओं का निर्माण परमाणुओं से होता है। और अणुओं का निर्माण परमाणुओं से कब होता है? तो जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तब होता है। और रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान परमाणु से अणुओं का निर्माण कैसे होता है? तो परमाणुओं के बीच रासायनिक बंधन बनने के कारण होता है। तो अणु का निर्माण परमाणु से होता है। अणु का निर्माण रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान परमाणुओं के मिलने से होता है। अणु का निर्माण रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान परमाणु के बीच बने रासायनिक बंधनों के फलस्वरूप होता है। आप ये जल के जो अणु देख रहे हैं, इसमें दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन आपस में जुड़े हुए, कैसे? रासायनिक बंधनों के द्वारा। और रासायनिक बंधन को समझने के लिए पूरा का पूरा चैप्टर है हमारे पास, तो इसका टेंशन नहीं लीजिएगा कि ये रासायनिक बंधन क्या है। फिलहाल आप समझिए कि रासायनिक बंधन एक बल है, एक केमिकल फोर्स है, एक रासायनिक बल है जो परमाणुओं को आपस में क्या करता है? बांध देता है। तो क्लियर है? बात समझ गए ना? परमाणु क्या है? तो तत्व के सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं? परमाणु। या प्रकृति के मूल कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। या निर्जीव पदार्थों की रचनात्मक इकाई, स्ट्रक्चरल यूनिट को क्या कहते हैं? परमाणु। और ये अणु क्या है? तो अणु का निर्माण परमाणुओं से होता है। अणु का निर्माण किससे होता है? परमाणुओं से होता है। कब होता है? रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान होता है। कैसे होता है? तो परमाणुओं के बीच रासायनिक बंधन बनने के कारण होता है। क्या बिना रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप भी अणु बन जाएंगे? नहीं। क्या बिना रासायनिक बंधन बनने के बाद भी अणु बन जाएंगे? नहीं। क्लियर हो गया? बात समझ गए ना? अणु क्या है, परमाणु क्या है? अब ध्यान दीजिए कि कभी कभी अणु और परमाणु को परिभाषित करने के लिए यह बोल दिया जाता है कि तत्व के सूक्ष्म कण को
परमाणु कहते हैं, और यौगिक के सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं उसे क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। अणु भी सूक्ष्मतम कण है, लेकिन उससे भी सूक्ष्मतम कण कौन है? परमाणु है। तो इसलिए अणु और परमाणु को सूक्ष्मतम कणों के रूप में अगर हमें परिभाषित करना है तो हम सीधा कहेंगे कि पदार्थ के सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं वो कौन है? परमाणु है। परमाणु अस्थायी होते हैं, बहुत क्रियाशील होते हैं, और पदार्थ के सूक्ष्मतम कण जो अस्थायी होते हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं वो कौन है? अणु है। बात को समझे कि नहीं समझे? अगर सूक्ष्मतम कणों के रूप में ही हमें अणु और परमाणु को परिभाषित करना है तो हम बोलेंगे कि पदार्थ के सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते वो कौन है? परमाणु। और पदार्थ के सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेते वो कौन है? अणु है। अब आपको शंका हो जाएगा कि मान लीजिए कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की प्रतिक्रिया हम सोडियम से करा दे तो बनेगा सोडियम क्लोराइड और क्लोरीन गैस मुक्त हो जाएगा, सॉरी हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगा। अब इस अभिक्रिया में तो अणु भाग ले रहे हैं ना, तो अब तो कहिएगा कि तो अणु भाग ले रहे हैं, अणु भाग नहीं ले रहे हैं। ये अभिक्रिया में पहले जो ये अणु है ये पहले टूटेगा किसमें? परमाणु में। तो अणु अगर रासायनिक अभिक्रिया में देख रहे तो वो भाग नहीं ले रहा है। रासायनिक अभिक्रिया तब संपन्न होगा जब पहले अणु टूटकर क्या बन जाए? परमाणु बन जाए। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में केवल और केवल एटम ही भाग लेते हैं, मॉलिक्यूल्स भाग नहीं लेते। एटम ही भाग लेते हैं, मॉलिक्यूल्स भाग नहीं लेते। तो क्लियर हो गया? अणु परमाणु में कोई दिक्कत नहीं ना। पदार्थ के सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, अस्थायी होते हैं, क्रियाशील होते हैं, वो कौन है? परमाणु। या तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। पदार्थ के सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं, परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान आपस में रासायनिक बंधन बनाकर किसका निर्माण करते हैं? तो निश्चित तौर में सूक्ष्मतम कणों में अणु परमाणु से बना है, अणु परमाणु से बड़ा है, क्योंकि अणुओं का निर्माण किससे होता है? परमाणु से होता है। या इस प्रकृति की रचनात्मक इकाई किसे कहते हैं? तो वो भी परमाणु ही हो जाता है। अब आइए कि परमाणु और अणु के बारे में और विस्तार से जाने, उससे पहले केमिकल लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का जो रिएक्शन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है उसको समझना पड़ेगा। क्योंकि अणु और परमाणु की खोज कैसे हुई? तो केमिस्ट्री रसायन शास्त्र के शुरुआती विकास के क्रम में, जब केमिस्ट्री अपने विकास की प्रारंभिक अवस्था में था, तो केमिस्ट्री के विकास के प्रारंभिक अवस्था में कुछ नियम प्रतिपादित हुए जिसे कहा गया लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यानी कि रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम, रासायनिक संयोग के नियम। अब रासायनिक संयोग के नियम क्या है? तो ये वो नियम है जो केमिस्ट्री के विकास के प्रारंभिक अवस्था में बने। केमिस्ट्री के विकास के शुरुआती अवस्था में जो नियम प्रतिपादित हुए थे वो वही थे रासायनिक संयोग के नियम। और जब रासायनिक संयोग के नियम बन गए थे तो इसी नियम को सत्यापित करने के दौरान वैज्ञानिकों ने अणु और परमाणुओं के बारे में समझा। यानी कि अणु और परमाणुओं का अस्तित्व आने से पहले केमिस्ट्री में किसका अस्तित्व था? रासायनिक संयोग के नियम का। ये वो नियम है जो एकदम शुरुआती अवस्था में प्रतिपादित किए थे कुछ कुछ वैज्ञानिकों ने। लेकिन जो वैज्ञानिक रासायनिक संयोग के नियम को प्रतिपादित किए थे
वो उनको सत्यापित नहीं कर पाए कि यह नियम में अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। आगे चलकर जब रासायनिक संयोग के नियम को प्रतिपादित करने की वैज्ञानिकों ने कोशिश की, तब जाकर अणु और परमाणु जैसे सूक्ष्म कण का पता लगा। तब जाकर पता लगा कि नहीं, ये पदार्थ तो है, ये तो सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है। तो इसलिए रासायनिक संयोग का नियम कौन कौन जो महत्वपूर्ण है उसको जान लेना थोड़ा आवश्यक है। तो आइए समझते हैं रासायनिक संयोग के नियमों को। और पहला नियम क्या है जी? पहला नियम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सबसे पुराना रासायनिक संयोग का नियम यही है, सबसे पुराना। और इसका प्रतिपादन तो जो केमिस्ट्री की जिनको पिता कहते हैं उन्होंने ही किया है। किसने किया है? लेवाइजियर ने किया है। द्रव्यमान संरक्षण नियम का प्रतिपादन लेवाइजियर के द्वारा हुआ है और लेवाइजियर केमिस्ट्री के पिता हैं। एक पुस्तक के रूप में केमिस्ट्री लेवाइजियर के समय ही अस्तित्व में आया था। लेवाइजियर फ्रांस के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और लेवाइजियर का योगदान यह था कि भिन्न भिन्न देशों में जो केमिस्ट्री की बातें फैली हुई थी उनको उन्होंने एक जगह किया और उसे केमिस्ट्री का स्वरूप दिया। और उनके द्वारा एक नियम प्रतिपादित किए गए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? तो द्रव्यमान संरक्षण नियम कहता है कि जब भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, जब भी केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन थोड़ा बहुत आप जानते हैं ना, क्योंकि इसको समझने के लिए तो एक चैप्टर बना हुआ है केमिकल रिएक्शन का, लेकिन थोड़ी बहुत तो जानकारी आपके पास होगी ही होगी, ठीक है, नहीं होगी तो हो जाएगी। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो होता है, मान लीजिए कि कार्बन ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन किया और क्या बना लिया? ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि यहां पर एक नए पदार्थ की उत्पत्ति हुई है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें नए गुण वाले पदार्थ बन जाते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। यह प्रकृति का रासायनिक परिवर्तन ही क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। अब परिवर्तनों के बारे में पढ़े होंगे कि दो प्रकार के परिवर्तन इस प्रकृति में होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन और एक, तो जो रासायनिक परिवर्तन है वही क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रियाओं के बिना संपन्न हो ही नहीं सकते। तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। अब द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या कहता है कि द्रव्यमान संरक्षण नियम कहता है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड, अगर कार्बन आपका 10 ग्राम है, ऑक्सीजन आपका 20 ग्राम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका कितना ग्राम बनेगा? 30 ग्राम बनेगा। यानी कि द्रव्यमान संरक्षण नियम कहता है कि जितने रिएक्टेंट का मास होता है उतना ही मास जो होता है किसका होता है? प्रोडक्ट का होता है। उतना ही मास किसका होता है? रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उसे रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। हिंदी में अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान जो कुछ भी बनता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम को हम इस तरह परिभाषित कर सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमानों के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान द्रव्यमान की कोई क्षति नहीं होते हैं, ना नए द्रव्यमान का निर्माण होता है। वैसे संरक्षण नियम को बोलने का एक सीधा तरीका है, कोई भी संरक्षण नियम हो ना, फिजिक्स में भी आप कई संरक्षण नियम पढ़े होंगे,
ऊर्जा संरक्षण नियम, संवेग संरक्षण नियम, कोणीय संवेग संरक्षण नियम वगैरह वगैरह। तो जो भी संरक्षण नियम है, जो भी कंजर्वेशन लॉ है, उसका सीधा अर्थ होता है ना तो आप उत्पन्न कर सकते, ना ही आप निर्माण कर सकते, ना ही आप उत्पन्न कर सकते, ना ही आप निर्माण कर सकते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम को भी अगर सीधे सीधे परिभाषित करना है तो सीधे इस द्रव्यमान को ना तो निर्मित किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। द्रव्यमान को ना तो निर्मित किए जा सकते हैं, ना ही नष्ट किए जा सकते। या दूसरा तरीका आप बोलिए कि किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के क्या होते हैं? बराबर होते। अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के क्या होते हैं? बराबर होते। क्लियर हो गया? सही समझ गए ना? अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होते हैं, इनमें कोई कमी नहीं हो सकती है। द्रव्यमान संरक्षण नियम का अपवाद है, और वो अपवाद है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन केमिस्ट्री की वो घटनाएं हैं जहां पर द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन नहीं होगा। और जहां द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन नहीं होगा वहां क्या होगा? वहां जो भी होगा वह वहीं देखेंगे, यानी कि नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन के समय। क्लियर है बात? समझ गए ना? तो द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन केमिस्ट्री में हर जगह होता है। केवल इसके कितने अपवाद हैं? कौन कौन? नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन वो घटनाएं हैं जहां द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है उसको भी समझने के लिए पूरा का पूरा चैप्टर है। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? किसने प्रतिपादित किए? और ये रासायनिक संयोग का पहला नियम है। पहला आपको बताए थे कि अणु और परमाणुओं से पहले वैज्ञानिकों ने कुछ केमिस्ट्री में नियम प्रतिपादित किए जिन्हें हम रासायनिक संयोग के नियमों के तहत जानते हैं। अणु और परमाणु से पहले रसायन शास्त्र के शुरुआती विकास के क्रम में वैज्ञानिकों ने कुछ महत्वपूर्ण नियम प्रतिपादित किए जिसे रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। और आगे चलकर जब वैज्ञानिकों ने रासायनिक संयोग के नियम को प्रूव्ड करने की कोशिश की तब उन्हें परमाणु और अणुओं की जानकारी प्राप्त हुई। लेबाइजियर ने यह नियम प्रतिपादित कर दिए, प्रयोगों के माध्यम से सत्यापित भी कर दिए। लेकिन लेबाइजियर से जब पूछा गया कि अगर ऐसा होता है तो होता क्यों है, क्यों अभिकारक के द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होते हैं, तो लेबाइजियर कहा कि सब कुछ हम ही कर देंगे, आगे के वैज्ञानिक इस पर काम करेंगे कि ऐसा होता क्यों है। और ऐसा क्यों होता है तो आगे चलकर इसको जॉन डाल्टन प्रूव्ड किए कि ऐसा क्यों होता है। और जॉन डाल्टन ने कैसे प्रूव्ड किए उनको, तो आगे हम जॉन डाल्टन के बारे में ही पढ़ेंगे। लेकिन आइए रासायनिक संयोग के दूसरे नियम है। रासायनिक संयोग का दूसरा नियम है लॉ ऑफ कांस्टेंट, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। हिंदी में इसे कहते हैं निश्चित अनुपात का नियम। निश्चित अनुपात के नियम में, और यह नियम प्राउस्ट ने प्रतिपादित किया था। किसने? प्राउस्ट ने। निश्चित अनुपात का नियम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को किसने प्रतिपादित किया? प्राउस्ट ने प्रतिपादित किया। यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बाद केमिस्ट्री के क्षेत्र में जिस दूसरे केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ की स्थापना हुई वो था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, निश्चित अनुपात का नियम। अब यह निश्चित अनुपात का नियम क्या कहता है? निश्चित अनुपात का नियम क्या कहता है वो तो आपके नोट में दिया हुआ है कि एक रासायनिक तत्व हमेशा समान तत्वों से मिलकर बने होते। एक रासायनिक तत्व, और नोट में एक छूट गया, डायरेक्ट रासायनिक तत्व दिया हुआ है ना, एक लिख लीजिए नहीं तो थोड़ा मिस्टेक हो जाएगा पढ़ने में। जैसे देखिए नोट है ना, स्थिर अनुपात को
निम्न तरीके से व्यक्त किया जाता है। तो डायरेक्ट रासायनिक यौगिक की शुरुआत हो गई, तो उससे रासायनिक यौगिक से पहले एक लिख लीजिए, लिख लिए ना। अब ध्यान दीजिए, एक रासायनिक यौगिक हमेशा समान तत्वों से मिलकर बने होते। उदाहरण के लिए कि जल आपका हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होगा। सोडियम क्लोराइड हमेशा सोडियम और क्लोरीन का बना ही होगा। चूना हमेशा कैल्शियम और ऑक्सीजन से मिलकर बना होगा। तो एक रासायनिक तत्व हमेशा समान तत्व से मिलकर बना होता है। ऐसा नहीं है कि ये कोई भी जल का नमूना ऐसा नहीं है कि जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावे किसी और तत्व से मिलकर बना हुआ है, ऐसा संभव नहीं है। अगर कोई आपको कह रहा है कि ये जो जल है इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं है, इसमें स्पेशल तत्व से मिलकर बना हुआ है ये जल, तो आप मानने के लिए तैयार होइएगा? ऐसा संभव ही नहीं है। जल जहां से भी लाइए, अमेरिका से ही क्यों नहीं लाइए, चाहे पवन सिंह जो जल पीता वही काहे लाइए। ठीक है, अखबारों में छपते रहते कि ये जल है 5000 लीटर। ठीक है, तो जल आप कहीं से भी लाइए, किसी भी स्रोत से प्राप्त कीजिए, किसी भी स्रोत से प्राप्त करिए, तो वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलकर बना होगा। यह कतई संभावना नहीं है कि कोई विशेष जल होगा जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा किसी और चीज से मिलकर बना होगा। इसकी कोई संभावना ही नहीं है। हाँ जी, अखबारों में यही चल रहा था, कोई विशेष व्यक्ति 5000 लीटर वाला पानी पी रहा था। अच्छा, वो क्रिकेटर, और हमको लगा पवन सिंह पिता होगा। चलिए, तो उस सबको पीने के जो गाता होता है तो पता चलता अच्छा पिएगा तो गला अच्छा रहेगा। ठीक है, क्रिकेट खेलने के तो हाथ पैर अच्छा रहना चाहिए। हाँ, चलिए ध्यान दीजिए। तो रसायन निश्चित अनुपात का नियम कहता है कि एक तत्व हमेशा समान तत्वों से मिलकर बना होता और उनमें उपस्थित तत्व के भार का अनुपात हमेशा क्या रहेगा? निश्चित रहेगा। एक रासायनिक यौगिक, सॉरी हम तत्व की बात करें, यौगिक की बात करें, एक रासायनिक यौगिक हमेशा समान तत्वों से मिलकर बना होगा। अर्थात जल को आप कहीं से भी लाइए, किसी भी तरह से बना डालिए, उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही रहेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं रहेंगे। तो एक रासायनिक यौगिक हमेशा समान तत्वों से मिलकर बना होता है और उस यौगिक में तत्व के द्रव्यमान का अनुपात या तत्व के भार का अनुपात हमेशा क्या रहता है? निश्चित रहता है, कांस्टेंट रहता है। अगर आप जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के भार के अनुपात को निकालिएगा तो थोड़ा देर के लिए आप समझिए कि हाइड्रोजन का वजन 1 mu होता है और ऑक्सीजन का वजन 16 mu होता है। तो इसके भार का अनुपात 2 हाइड्रोजन है, तो 1 गुना 2 2 और 16 कितना हो गया? 1:8। आप कहीं से भी जल को लाइए, अमेरिका से ही क्यों लाइए और पाकिस्तान से ही क्यों लाइए, कहीं से भी जल को लाइए, कहीं से भी जल को लाइए, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होगा? आप किसी भी तरह से जल को निर्मित कर लीजिए, उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होगा? ठीक उसी तरह सोडियम क्लोराइड, जैसे इसको साधारण नमक कहते हैं, साधारण नमक को आप किसी भी तरह से बना लीजिए, साधारण नमक को आप किसी भी तरह, किसी भी स्रोत से प्राप्त कीजिए, साधारण नमक हमेशा और हमेशा सोडियम और क्लोरीन के तत्वों से ही मिलकर बना होगा और उसमें सोडियम और क्लोरीन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा क्या होगा? निश्चित होगा। इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकते। क्लियर हो गया?
तो यही है निश्चित अनुपात का नियम। और निश्चित अनुपात का नियम सिर्फ यह हमें बताता है, निश्चित अनुपात का नियम हमें यह बताता है कि किसी एक यौगिक में हमेशा समान तत्व रहेगा और उनमें तत्वों का द्रव्यमान हमेशा निश्चित रहेगा, चाहे आप उसे किसी भी तरह से बना लीजिए, चाहे आप उसे कहीं से भी प्राप्त कर लीजिए। जल को हम कैसे ही क्यों ना बनाए, जल को हम किसी भी स्रोत से क्यों ना प्राप्त करें, उसमें हमेशा हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही रहेगा और उनके द्रव्यमानों का अनुपात 1:8 ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकते हैं। हम साधारण नमक को किसी भी तरह क्यों ना बना ले, हम साधारण नमक को किसी भी स्रोत से क्यों ना प्राप्त कर ले, यह हमेशा सोडियम और क्लोरीन का ही बना होगा और इसमें सोडियम और क्लोरीन के भार का अनुपात अथवा द्रव्यमान का अनुपात हमेशा क्या रहेगा, निश्चित रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। क्लियर बात, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो निश्चित अनुपात का नियम आप समझ गए, समझ गए ना। एक क्वेश्चन है कि ब्लैक वाटर क्या होता है, ये तो हमको भी पता नहीं, पता करना पड़ेगा ब्लैक वाटर क्या होता है कि नहीं को पता ही ब्लैक वाटर, ब्लैक वाटर ब्लैक होता है, आपको पता है? अच्छा अच्छा अच्छा, ए हल्ला मत करिए, बोलिए। हाँ हाँ, अरे नहीं आप समझिए ना, बैठिए, समझा रहे हैं। समान तत्वों से मिलकर बना है, मतलब आगे पढ़िए कि किसी भी स्रोत से प्राप्त कर ले, किसी भी तरह से बना ले। समान तत्व करने का मतलब कि साधारण नमक जब भी बनेगा उसमें सोडियम क्लोरीन ही रहेगा, सोडियम क्लोरीन के अलावे और कोई नहीं हो सकता। अलग अलग विधि से हम बना सकते हैं, ठीक है ना, अलग अलग विधि से भी हम बना सकते हैं। जैसे कि सोडियम और क्लोरीन की आपस में अभिक्रिया से क्या बना, सोडियम क्लोराइड बना। HCl की अभिक्रिया सोडियम से करा दीजिए तो भी सोडियम क्लोराइड बना, ठीक है, तो भी क्या बना, सोडियम क्लोराइड बना, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। अलग अलग तरीके से बन रहा है सोडियम क्लोराइड है। यहां पर सोडियम क्लोरीन अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड बन रहा है, यहां पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम के बीच अभिक्रिया होने से क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड बना है। क्या दोनों स्थिति में सोडियम क्लोराइड बना तो अलग अलग तत्व है कि एक ही प्रकार का तत्व है, एक ही प्रकार। यहां भी साधारण नमक सोडियम क्लोरीन का है और इस तरह से भी बना है तो साधारण नमक सोडियम क्लोरीन का है। तो एक यौगिक हमेशा समान तत्वों से ही मिलकर बने होते हैं और उनमें भार के विचार, उनमें उन तत्वों का भार का अनुपात हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। समझे बात को? अरे बात समझे ये है, तो इसमें क्या दिक्कत है? अरे वहां पर आपको भाषा में दिक्कत हो रहा है, आप इस बात को समझे, इसको अपना भाषा में लिख सकते हैं, लिखिए। पराउष्ट जो लिखा तो वो तो है ही। यहां पर करें कि एक यौगिक को, आप पूरा शब्द नहीं पढ़ रहे हैं, एक यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि रासायनिक यौगिक सभी सदैव समान तत्वों से मिलकर बना होता है। पूर्ण विराम है, पूर्ण विराम है के बाद नहीं ना है, पूर्ण विराम नहीं है तो वाक्य पूरा, तो पूरा मिला के पढ़िए ना, आप इतने दूर काहे समझ रहे हैं। चलिए यहां पर यह समझ, इसका दिक्कत यह है कि लिखा हुआ है कि एक रासायनिक यौगिक हमेशा समान तत्वों से मिलकर बने होते हैं, वहीं पर आप रुक रहे हैं ना, जबकि वहां पर पूर्ण विराम नहीं है। आगे बढ़िए तब जाकर देखिए, आगे जाकर पढ़िएगा तो तब आपको लगेगा कि क्या बात लिखा हुआ है। और जो बात हम समझा रहे वही बात लिखा हुआ कि एक यौगिक हमेशा समान तत्वों से मिलकर बने होते हैं, चाहे उसे किसी भी तरह से बनाए या किसी भी स्रोत से प्राप्त करे। बात को समझे? आप आधे लाइन पढ़ रहे हैं, आधे समझ रहे हैं। एक रासायनिक यौगिक हमेशा समान तत्वों से मिलकर बने होते हैं, चाहे उसे किसी भी स्रोत से प्राप्त करे, चाहे उसे किसी भी तरह से बनाए। इसका मतलब हुआ कि आप सोडियम क्लोराइड को किसी भी तरह से बनाइए, किसी भी स्रोत से प्राप्त कीजिए,
उसमें हमेशा समान तत्व रहेगा। और कौन समान तत्व रहेगा? सोडियम और क्लोरीन। बात को समझे। अगर उसमें आपको दिक्कत हो रहा है तो हम जो बात बताए हैं पराउस्ट का नियम, उसको आप अपने शब्दों में लिख लीजिए। क्या शब्दों का हेर फेर है? अखबार नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं अखबार? अखबार नहीं पढ़ने का ये सब बीमारी है। आइए तीसरा नियम पर। नहीं नहीं, अखबार बहुत कोई हिंदी समझ में आता है, तो बहुत को हिंदी नहीं समझ, कहां पूर्ण विराम है, क्या अर्थ समझना है, कहां कोमा नहीं समझना है, इस समय बहुत दिक्कत होता है। अब बहुत ऐसे लड़कों को जानता बहुत है, कहेंगे लिखने के लिए नहीं लिख पाएगा। क्यों? शब्द नहीं उसके पास, कौन से लिखेगा? और शब्द आपको कब होगा? जब आप अखबार पढ़िएगा। तो अखबार पढ़ना भी बहुत जरूरी है, पढ़िए। आगे चलकर अगर मान लीजिए बीपीएससी का मेंस देता है, बहुत आदमी पीटी दे देता है, मेंस देवे नहीं करता है। क्वेश्चन का बहुत कुछ उसे याद है लेकिन वो लिख नहीं पाएगा। क्यों नहीं लिख पाएगा? शब्द नहीं है उसके पास। तो शब्दों का भंडार बनाइए, अखबार पढ़िए। तो दो नियम को आप समझे। तीसरा पर आते हैं। तीसरा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसको कहते हैं गुणित अनुपात का नियम। इसको भी आप समझने का कोशिश कीजिए, नहीं तो हिंदी लाइन में फिर फंस जाइएगा। समझने का कोशिश कीजिए। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गुणित अनुपात का नियम। और नियम जॉन डाल्टन ने प्रतिपादित किए थे। किसने प्रतिपादित किए थे? जॉन डाल्टन ने प्रतिपादित किए थे। और निश्चित ही ये तीसरा नियम है, यानी कि उन दो नियमों के स्थापित होने के बाद यह नियम आया। रसायन शास्त्र के क्षेत्र में सबसे पहले द्रव्यमान संरक्षण के नियम प्रतिपादित हुए, उसके बाद प्राउस्ट के निश्चित अनुपात के नियम प्रतिपादित हुए, और गुणित अनुपात का नियम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन तो जॉन डाल्टन ने अपना एटॉमिक थ्योरी देने के बाद किया था। अब गुणित अनुपात का नियम कहता है कि जब दो तत्व मान लीजिए कि कार्बन और ऑक्सीजन, जब दो तत्व आपस में अभिक्रिया करके एक या उससे अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए ये दो तत्व है ना, कार्बन और, ये आपस में रिएक्शन करके कार्बन मोनोक्साइड भी बना सकता है, ये आपस में रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड भी बना सकता है। बात को समझ रहे हैं ना? जब दो तत्व आपस में रिएक्शन करके एक से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं तो एक तत्व के समान भार जो दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न भार से संयोग करते हैं आपस में सरल अनुपात में रहते हैं, आपस में सरल अनुपात में रहते हैं। शब्द नहीं समझ रहे हैं आप, इसलिए आप एग्जाम्पल समझिए। अब एग्जाम्पल समझने का कोशिश कीजिए कि यहां पर दो तत्व है, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके कार्बन मोनोक्साइड भी बना सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बना सकता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन के अनुपात को निकालिए। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात निकालिए। तो ऑक्सीजन का तो परमाणु भार आपको मालूम हो गया है, कार्बन का भी याद कर लीजिए कितना होता है 12 mu, ऑक्सीजन का 16 mu। ठीक है, ये परमाणु द्रव्यमान है, इसको आप याद रखिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12:16, 3:4। यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह है कि 12 ग्राम कार्बन कितने ग्राम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है। और यहां पर हम ग्राम शब्द का यूज करें तो थोड़ा सा आप यह भी समझ लीजिए कि एमयू को ग्राम में बदलने का सीधा सा फॉर्मूला है कि आप एमयू को काट दीजिए और वहां पर क्या लिख दीजिए, ग्राम में लिख दीजिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। बस इसको कहेंगे ग्राम परमाणु द्रव्यमान, और इससे पहले एमयू जो लिखा था उसको हम सीधे कहेंगे परमाणु द्रव्यमान। तो इस कार्बन मोनोक्साइड में कार्बन का 12 ग्राम ऑक्सीजन के कितने ग्राम से 16 ग्राम से अभिक्रिया किया है।
और जबकि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का 12 ग्राम ऑक्सीजन के 32 ग्राम से अभिक्रिया किया है। कार्बन का 12 ग्राम ऑक्सीजन के 16 ग्राम से अभिक्रिया किया है। कार्बन के 12 ग्राम ऑक्सीजन के 32 ग्राम से अभिक्रिया किया है। तो जब दो तत्व, अब समझिएगा, जब दो तत्व आपस में अभिक्रिया करके एक से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, तो एक तत्व के समान भार, एक तत्व के समान भार, जैसे कार्बन के समान भार है ना, तो एक तत्व के समान भार जो दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न भारों से संयोग करते हैं, उसका अनुपात, जैसे ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा सरल अनुपात होगा। ये पूर्णांक में यह अनुपात नहीं हो सकता। जब भी होगा इसका अनुपात, ऑक्सीजन का अनुपात, वो क्या होगा? सिंपल होगा। ऐसा नहीं कि 2.1/2, 8.1/2, ऐसा अनुपात आपको नहीं मिल सकता है। जब भी मिलेगा एक सिंपल रेशियो मिलेगा आपको। बात को समझ रहे हैं ना? एक बार पुनः समझिए कि जब दो तत्व आपस में अभिक्रिया करके एक से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, एक से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, तो एक तत्व का समान भार, एक तत्व का समान भार जो दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न भारों से संयोग करते हैं, वो परस्पर सरल अनुपात में होते हैं। वो परस्पर मतलब वो कौन? ऑक्सीजन भी सरल अनुपात में होगा। ऑक्सीजन भी क्या होगा? सरल अनुपात में होगा। क्लियर बात समझ गए? गुणित अनुपात का नियम समझ गए? हालांकि इसका जो पूरा का पूरा विस्तार पूर्वक जाकर आपसे नहीं पूछेगा, ज्यादा से ज्यादा आपको एग्जाम पूछ सकता है कि गुणित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किए? जॉन डाल्टन। क्योंकि इसकी विस्तृत व्याख्या सीधे 11th में है और उतना डीप में जाकर केमिस्ट्री आपसे पूछ नहीं सकता। पूछ देगा तो बनाएगा कौन? क्लियर? आप ही बनाइएगा, क्योंकि आपको बता दिए हैं, बाकी आप जान ही रहे हैं क्या स्थिति है। ठीक है, केमिस्ट्री को लोग पढ़ता कौन है? अभी आप पढ़ रहे हैं ना, कुछ दिन चलने दीजिए, आप ही कहिएगा ये केमिस्ट्री इतना का है चल रहा है जी। ठीक है, तो बोरिंग नहीं हो गया। केमिस्ट्री बोरिंग करने वाला चीज है, बायोलॉजी से मजा नहीं आने वाला है। ठीक है ना? तो लेकिन आपको पढ़ना है। कभी कभी पढ़े बोरिंग लगता है, केमिस्ट्री में कई ऐसे पार्ट है बोरिंग लग सकता है, लेकिन आप समझ रहे हैं ना? तो डाल्टन के नियम समझे, गुणित अनुपात का नियम। जब दो तत्व आपस में अभिक्रिया करके, एक से अधिक यौगिकों का निर्माण करता है, तो उसमें एक तत्व के समान भार, जैसे कार्बन के समान भार है ना, एक तत्व के समान भार जो दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न भार से संयोग करते हैं, जो दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न भार से संयोग करते हैं, तो दूसरे तत्व के जो भिन्न भिन्न भार से संयोग किया, वो दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न भार का अनुपात सिंपल होगा, सरल होगा। बात समझे कि नहीं? एक दूसरे एग्जांपल से आप समझिए कि सल्फर ऑक्सीजन दो तत्व है, ये आपस में अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड भी बनाते हैं और सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनाते हैं। अब ध्यान दीजिए कि सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर का भी वजन 32 mu होता है। सल्फर का वजन, तो सल्फर का 32 ग्राम ऑक्सीजन के 16 दूनी 32 ग्राम से अभिक्रिया कर रहे हैं। सल्फर के 32 ग्राम ही ऑक्सीजन के 16 48 ग्राम से अभिक्रिया कर रहे कि नहीं? सल्फर के 32 ग्राम ऑक्सीजन, सल्फर का 32 ग्राम ऑक्सीजन के 32 ग्राम से, और सल्फर का 32 ग्राम ही ऑक्सीजन के 48 ग्राम से अभिक्रिया कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो एक तत्व के समान भार, एक तत्व के, सल्फर के समान भार है ना, एक तत्व के समान भार जो दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न भार से अभिक्रिया करते, जो दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न भार से अभिक्रिया करते, आपस में सरल अनुपात से होते हैं। यह अनुपात बिल्कुल सरल अनुपात है, इसमें कोई पूर्णांक दशमलव नहीं आया। यह बिल्कुल सरल अनुपात है। 16 दूनी 32, 16 48, 2:3, एक सरल अनुपात है। क्लियर है ना? तो जब दो तत्व आपस में अभिक्रिया करके एक से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, तो उसमें एक तत्व का समान भार
जो दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न भारों से संयोग करते हैं वो आपस में सरल अनुपात में होते हैं, वो आपस में सरल अनुपात में होते हैं, वो आपस में सरल अनुपात में होते हैं। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत? पर ये गुणित अनुपात के नियम में लाइनिंग में कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? पढ़ लिए ना? थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, पहली बार गुणित अनुपात का नियम पढ़े हैं, ठीक है ना? लेकिन उसको बार बार देखिएगा ना, तो कुछ दिन देखिएगा तो आपका दिक्कत कंप्लीट हो जाए, क्लियर हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? पहली बार अगर गुणित अनुपात के नियम को आप पढ़े हैं तो हो सकता है उसमें आप समझ कर भी ना समझ रहे हो, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना। एक दो बार आप घर पर देखिएगा, आराम से समझ जाएगा कि ये गुणित अनुपात का नियम क्या है। आइए दोस्तों, रासायनिक संयोग के चौथे नियम पर आइए। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, इसको कहते हैं हिंदी में व्युत्क्रम अनुपात का नियम। और इस नियम का प्रतिपादन रीचर ने किया था। ठीक है, किसने किया था? रीचर नामक साइंटिस्ट ने, रीचर नामक साइंटिस्ट ने किया था। द्रव्यमान संरक्षण नियम का प्रतिपादन लेवाइजियर ने, निश्चित अनुपात का नियम प्राउस्ट ने, गुणित अनुपात का नियम डाल्टन ने, और व्युत्क्रम अनुपात का नियम रीचर ने प्रतिपादित किया। व्युत्क्रम अनुपात का नियम कुछ कुछ गुणित अनुपात के नियम के जैसा ही है। कैसा है इसको समझिए। कहता है कि दो तत्व के भिन्न भिन्न भार, दो तत्व के भिन्न भिन्न भार, दो तत्व के भिन्न भिन्न भार जो भिन्न तत्व के समान भार से संयोग करते हैं, परस्पर रासायनिक अभिक्रिया करते वक्त वही अनुपात में रहते हैं या उसके मल्टीपल में रहते हैं। निश्चित तौर पर जो बात कही गई वो आप समझ नहीं रहे होंगे, इसलिए एग्जाम्पल से समझिए आप कि व्युत्क्रम अनुपात का नियम है क्या। तो व्युत्क्रम अनुपात का नियम है क्या कि जैसे कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल बनाया। कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल बनाया, और कार्बन हाइड्रोजन आपस में अभिक्रिया करके, कार्बन हाइड्रोजन आपस में अभिक्रिया करके एक मेथेन बनाया। बना है ना? कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, कार्बन डाइऑक्साइड बना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, जल बना, और कार्बन और हाइड्रोजन आपस में अभिक्रिया किया तो मेथेन बना। यहीं पर साबित होगा व्युत्क्रम अनुपात का नियम, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो जब दो तत्व के अलग अलग भार, जब दो तत्व के अलग अलग भार भिन्न तत्व के समान भार से अभिक्रिया करते हैं, भिन्न तत्व के समान भार से अभिक्रिया करते हैं और समान अभिक्रिया करते हैं, तो यहां पर जो अनुपात इसका होगा, यहां पर इसका जो अनुपात होगा, यही अनुपात इसमें होगा। किसमें? यानी कि कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है, कार्बन भी O2 से, यानी कि 16 दूनी
32 ग्राम से अभिक्रिया कर रहा है। हाइड्रोजन भी कितना, 32 ग्राम से अभिक्रिया कर रहा है। हाइड्रोजन भी कितना से, 32 ग्राम से अभिक्रिया कर रहा है। तो दो तत्व के भिन्न भिन्न भार भिन्न तत्व के समान भार से अभिक्रिया कर रहा है। तो दो तत्व के भिन्न भिन्न भार, दो तत्व के भिन्न भिन्न भार जो भिन्न तत्व के समान भार से अभिक्रिया करते हैं, तो यहां पर इन दोनों का जो अनुपात होगा, यही अनुपात इन दोनों के आपस में अभिक्रिया जो होगा उनसे जो यौगिक बनेगा उसमें भी होगा। आप अनुपात निकालिए, कार्बन ऑक्सीजन का अनुपात निकालिए जी। 12:32, यहां 2:16, तो 4 तिया 12, 4 8 32, 1 8, ठीक है ना। अब मेथेन में निकालिए 12:4, 12:3:1, तो कार्बन हाइड्रोजन का अनुपात 3:1, कार्बन हाइड्रोजन का अनुपात 3 है ना। कार्बन कितना, हाइड्रोजन कितना, कार्बन हाइड्रोजन का अनुपात कितना। तो जब दो भिन्न भिन्न तत्व के भार, जब दो अलग अलग तत्व के भार किसी भिन्न तत्व के समान भार से अभिक्रिया करते हैं, तो भिन्न तत्व के समान भार से अभिक्रिया करते हैं, उस समय जो उसका अनुपात रहता है वही अनुपात उस यौगिक में होता है जो इन दोनों के रिएक्शन से मिलकर बनता है। यही क्या है, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। क्लियर हो गया, बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। आपको सिर्फ याद रखना कि व्युत्क्रम अनुपात का नियम किसने दिया, रिचर ने दिया। व्युत्क्रम अनुपात का नियम किसने दिया, रिचर ने दिया। क्लियर हो गया। तो रासायनिक संयोग के कुल कितने नियम है, 4 नियम है। केमिस्ट्री के शुरुआती विकास के दौर में कुछ नियम प्रतिपादित हुए जिसे रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं, जिसकी संख्या कितनी है, 4 है। जिसकी संख्या कितनी है, 4 है। और चारों नियम कौन कौन दिया, क्लियर हो गया ना। व्युत्क्रम अनुपात के नियम किसने दिया, रिचर ने। गुणित अनुपात का नियम डाल्टन ने। निश्चित अनुपात का नियम द्रव्यमान संरक्षण नियम लेबोचियर। अब ध्यान दीजिए कि ये जो भिन्न भिन्न नियम प्रतिपादित हुए थे, भिन्न भिन्न नियम जो प्रतिपादित हुए थे, ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में किसी की जानकारी नहीं है। आगे चलकर या ये चारों जो रासायनिक संयोग के नियम है, यह सिर्फ यही बात आगे चलकर साबित किया कि प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर बना हुआ है, परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर बना हुआ है, परमाणुओं से मिलकर बना हुआ। चाहे द्रव्यमान संरक्षण नियम हो, निश्चित अनुपात का नियम हो, व्युत्क्रम अनुपात का नियम हो, गुणित अनुपात का नियम हो, सभी नियम यही इंगित करता है कि पदार्थ का निर्माण किससे हुआ है, परमाणुओं से हुआ है। पदार्थ का निर्माण किससे हुआ है, परमाणुओं से हुआ है। और ये परमाणु क्या है, तो आप जान चुके हैं, बता दिए शुरू में परमाणु क्या है। बताइए क्या है परमाणु। परमाणु अणु में कोई दिक्कत नहीं, परिभाषा तो बता ही दिए हैं, परिभाषा दे दिए हैं। परमाणु पदार्थ के सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा या लेगा, नहीं लेगा, लेगा। अणु नहीं लेगा। अस्थाई कौन होते हैं, कौन होते हैं, अणु होते। जबकि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, परिभाषित करने में थोड़ा सा मिस्टेक, अणु परमाणु इधर से उधर हो जाएगा। पदार्थ के सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं वो कौन है, परमाणु है, एटम है। पदार्थ के सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं, अणु। पदार्थ के सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेते वो है अणु। का निर्माण किससे, कब, रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान। कैसे, जब परमाणुओं के बीच रासायनिक बंधन बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, अणु का निर्माण परमाणुओं से होता है। कब होता है, रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान होता है। कैसे होता है, तो परमाणुओं के बीच रासायनिक बंधन बनने के कारण होता है। क्लियर, बात समझ गए ना।
अब ध्यान दीजिए कि इस परमाणु का जो शुरुआती विचारधारा है उसके बारे में जॉन डाल्टन ने बताया था। यानी कि पहली बार परमाणु सिद्धांत लाया था कौन? तो जॉन डाल्टन। यह परमाणु को सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय किन्हें मिला हुआ है? जॉन डाल्टन को मिला हुआ है। और जॉन डाल्टन ने जब अपना परमाणु सिद्धांत पेश किया उसके बाद ही रासायनिक संयोग के जो नियम थे, कितने हैं? 4, उसकी सफल व्याख्या हो पाई। भिन्न भिन्न समय काल में भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने रासायनिक संयोग के 4 नियम को प्रतिपादित किए, लेकिन उसकी व्याख्या नहीं हो पा रही थी कि अगर ऐसा होता है तो क्या होता है। रासायनिक संयोग के नियमों के जांच करते करते ही जॉन डाल्टन ने एक थ्योरी पेश की जो जॉन डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी के नाम से आज भी केमिस्ट्री में प्रसिद्ध है। और हमको लगता है कि केमिस्ट्री के अस्तित्व जब तक रहेगा जॉन डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी अस्तित्व में रहेगा। तो सबसे पहले एटॉम के संबंध में थ्योरी देने वाले वैज्ञानिक कौन है? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि जितने भी रासायनिक संयोग के नियम प्रतिपादित थे वो सारे की सफलतम व्याख्या हो गई। तो आइए अब जॉन डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी को समझ लेते हैं। समझिए एक एक बात को कि जॉन डाल्टन ने अपने एटॉमिक थ्योरी में किन किन बातों का जिक्र किए। सबसे पहली बार तो यही जिक्र किए कि पदार्थ, कोई भी पदार्थ हो, वह बहुत ही सूक्ष्म कण से बना है, जिनको जॉन डाल्टन ने ही क्या कहा? एटॉम का। यानी कि एटॉम शब्द जो आप देख रहे हैं इसका इस्तेमाल भी सबसे पहले जॉन डाल्टन से किया था। और एटॉम एक ग्रीक शब्द से निकल कर आया था। जॉन डाल्टन ने यही शब्द क्यों इस्तेमाल किया? तो ये एटॉम जो एक ग्रीक शब्द से निकल कर आया जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अविभाज्य। अविभाज्य यानी जिसको विभाजित न किया जा सके। तो जॉन डाल्टन ने कि जितने भी पदार्थ और निर्जीव पदार्थ की हम बात करें, जितने भी पदार्थ हैं वो सभी सूक्ष्म कण परमाणुओं से बना है और परमाणुओं को और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता है। यानी कि किसी भी निर्जीव पदार्थ का विभाजन करते जाए तो परमाणु तक पहुंचने के बाद उसका और अधिक विभाजन संभव नहीं है। तो जॉन डाल्टन ने ना सिर्फ ये नहीं कहा कि सभी पदार्थ सूक्ष्म कण परमाणुओं से बने होते, बल्कि जॉन डाल्टन ने नहीं कहा कि सूक्ष्म कण परमाणु जो है वो अविभाज्य है, परमाणुओं को और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता है। यानी डाल्टन के अनुसार परमाणु कैसा कण है? अविभाज्य कण है, या पदार्थ के अंतिम कण जो विभाजित नहीं हो सकता वो क्या है? एटॉम है। दूसरी बात क्या कही? दूसरी बात यह कही कि रासायनिक अभिक्रियाओं में न तो परमाणु का निर्माण होता है और न ही परमाणु का नाश होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेते हैं? परमाणु भाग लेते हैं। तो क्या रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान कोई परमाणु नष्ट हो जाते हैं? नहीं। क्या रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान कोई नया परमाणु बन जाते हैं? नहीं। रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान ना तो परमाणु नष्ट होगा और ना ही नया परमाणु का निर्माण होगा। बनेगा रासायनिक अभिक्रिया में कौन? तो सिर्फ अणु परमाणुओं से। बात को समझे कि नहीं? और इसे शॉर्ट में क्या कहा जाता है?
परमाणु संरक्षण का नियम कहा जाता है। इसे शॉर्ट में कहा जाता है परमाणु संरक्षण का नियम। और परमाणु संरक्षण का नियम यही कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो नए परमाणु निर्मित होते हैं, न ही कोई भी परमाणु नष्ट होता है। ना तो कोई परमाणु निर्मित होते हैं, ना ही कोई परमाणु। और यही जॉन डाल्टन का जो यही दूसरा रूल हम पढ़ रहे हैं थ्योरी का, यही नियम द्रव्यमान संरक्षण नियम को साबित करता है। जैसे कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। द्रव्यमान संरक्षण के नियम, अगर कार्बन 10 ग्राम, ऑक्सीजन 20 ग्राम, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा? 30 ग्राम। द्रव्यमान संरक्षण नियम यही प्रतिपादित करते हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर है? तो इसका कारण है कि परमाणु नष्ट हुआ ही नहीं। जितने परमाणु इस तरफ भाग लिए हैं, कितने? 2, 1। इस तरफ भी कितने परमाणु? जितना परमाणु इस तरफ उतना परमाणु। जब रासायनिक अभिक्रिया में ना तो कोई नया परमाणु बना है, कोई नया परमाणु है, इधर भी कार्बन ऑक्सीजन का परमाणु, इधर भी कार्बन ऑक्सीजन का परमाणु, कोई नया परमाणु है? कोई परमाणु नष्ट हुआ है? नहीं हुआ है। जब परमाणु ही नष्ट नहीं है तो परमाणु द्रव्यमान नष्ट होगा। और जब परमाणु द्रव्यमान नष्ट नहीं होगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होगा कि नहीं होगा? तो द्रव्यमान संरक्षण नियम इस तरह से है कि रासायनिक अभिक्रिया में कोई परमाणु नष्ट ही नहीं होते हैं। और जब कोई परमाणु नष्ट ही नहीं हो रहा है तो द्रव्यमान में कोई कमी होगी? बताइए ना, होगी? नहीं होगी। अब देखिए यहां पर आपको इधर 3 परमाणु, इधर भी 3 परमाणु, जैसे हाइड्रोजन की अभिक्रिया हम ऑक्सीजन से करवाएंगे तो ये क्या बना? जल बना। अब इधर हाइड्रोजन के 2, उधर 2, उधर हाइड्रोजन के 2, उधर 1। यहां पर द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन नहीं हो रहा है। और द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन कराने के लिए हम रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करते हैं। क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। यहां 2 लगाएंगे, यहां क्या लगाएंगे? अब यहां पर द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन हो रहा है। तो हर रासायनिक अभिक्रियाओं में द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन होता है। और जो रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान परमाणु दोनों तरफ बराबर नहीं है तो वो असंतुलित रासायनिक समीकरण है। वो क्या है? असंतुलित रासायनिक समीकरण है। असंतुलित रासायनिक समीकरण को हमने क्या किए? संतुलित कर दिए। और असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित केवल अनुमानों के आधार पर किया जाता है। इसके लिए कोई नियम नहीं है, सिर्फ अनुमान के आधार पर ये संतुलित होते हैं। तो एक असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित इसलिए कर दिया जाता है कि ताकि वहां पर द्रव्यमान संरक्षण नियम का क्या हो? पालन हो। और हम जानते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन हर एक रासायनिक अभिक्रियाओं में होता है। लेकिन जब आप H2O2 लिख रहे हैं तो ये H2O बना, तो यहां पर द्रव्यमान सही है, रिएक्शन सही है, लेकिन रिएक्शन संतुलित नहीं है। रिएक्शन में द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन नहीं हो रहा है। जबकि ये रिएक्शन सही है और इसमें द्रव्यमान संरक्षण नियम का भी पालन हो रहा है। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम की पुष्टि इस बात से हो जाती है कि परमाणु ना तो नए बनते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान और ना ही कोई परमाणु नष्ट होते हैं। जब कोई नया परमाणु बना नहीं, जब कोई परमाणु नष्ट हुआ नहीं, तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन आ सकता है? बताइए, आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो पहला बात था जॉन डाल्टन के कि पदार्थ सूक्ष्मतम कण परमाणुओं से बना और परमाणु अविभाज्य है। दूसरा था कि परमाणु ना तो रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान नए बनते हैं, न ही कोई परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान नष्ट होते हैं, और इसे कहा जाता है परमाणु संरक्षण का सिद्धांत। परमाणु संरक्षण का सिद्धांत। तीसरी बात क्या कहती कि एक तत्व के सभी परमाणु सभी दृष्टिकोण से एक समान होते। एक तत्व के सभी परमाणु सभी दृष्टिकोण से एक समान होते। जैसे कि सोडियम का, मान लीजिए कि सोडियम का एक नमूने में, सोडियम के एक नमूने में सोडियम के 1 लाख परमाणु है। सोडियम के 1 लाख परमाणु है।
सोडियम के किसी नमूने में मान लीजिए कि सोडियम के 1,00,000 परमाणु है, तो सारे परमाणु सभी दृष्टिकोण से क्या होंगे? एक समान होंगे। ऐसा नहीं कि सोडियम का बड़का परमाणु अलग करो जी और छोटका अलग करो, ना, ऐसा नहीं होगा। सारे परमाणु की आकृति एक समान, सारे परमाणु का वजन एक समान, सारे परमाणु की भौतिक संरचना एक समान, सारे परमाणु के रासायनिक गुण एक समान। एक तत्व के जितने भी परमाणु होते हैं वो हर दृष्टिकोण से आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं। आप सोडियम का एक छोड़िए 1 करोड़ भी परमाणु ले आइए, 1 करोड़ परमाणु जितना भी होगा सबकी आकृति समान होगी, सबका द्रव्यमान समान होगा, सबका रासायनिक व्यवहार समान होगा, सबकी भौतिक गुण समान होंगे, कुछ भी अलग नहीं हो सकता है। एक तत्व के सभी परमाणु सभी दृष्टिकोण से क्या होते हैं? एक समान होते हैं। तीसरी बात समझ गए। चौथी बात समझिए डाल्टन का। तीसरी बात समझ गए ना? पहली बात क्या था कि पदार्थ सूक्ष्मतम कण परमाणु से बने होते, जो परमाणु अविभाज्य है। सभी पदार्थ सूक्ष्मतम कण परमाणु से बने होते हैं और परमाणु अविभाज्य था। दूसरी बात, रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान ना तो नए परमाणु बनते हैं ना ही कोई परमाणु नष्ट होता है। तीसरी बात, एक तत्व के सभी परमाणु हर दृष्टिकोण से आपस में समान होते हैं। चौथी बात था कि भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु आपस में हर दृष्टिकोण से भिन्न होते हैं। एक तरफ अगर हम सोडियम का परमाणु ले ले और दूसरे तरफ कैल्शियम का परमाणु ले ले, तो क्या कैल्शियम और सोडियम के परमाणु में किसी भी गुणों को लेकर समानता हो सकती है? नहीं हो सकती। डाल्टन का कहना है कि भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु जो होते हैं वह आपस में हर दृष्टिकोण से भिन्न होते हैं। सोडियम कैल्शियम के परमाणु का आकार अलग अलग होगा, द्रव्यमान अलग अलग होगा, रासायनिक गुण अलग अलग होंगे, भौतिक गुण भी अलग अलग होंगे। कुछ भी मिल सकता है? नहीं, कुछ भी नहीं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन समान हो सकते हैं, थोड़ा ये बात ध्यान रखिएगा, लेकिन उसके अलावा कुछ भी समान नहीं हो सकते। तो एक तत्व के सभी परमाणु आपस में हर दृष्टिकोण से समान होते हैं और भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु आपस में हर दृष्टिकोण से क्या होते हैं? अलग होते हैं। यह हो ही नहीं सकता है कि दो अलग अलग तत्व के परमाणु किसी चीज में समान हो। और ये हम नहीं कह रहे, ये डाल्टन साहब कह रहे हैं। डाल्टन साहब, जॉन डाल्टन के बारे में हम बता रहे हैं। चौथी बात समझ गए। पांचवी बात हम आपको बता चुके हैं, उसके बाद डाल्टन ने पांचवी बात का जिक्र हम पहले किए थे कि अणु का निर्माण कैसे होता है। अणु का निर्माण कैसे होता है, वही बात डाल्टन अब पांचवा रूल में कहेगा। डाल्टन का पांचवा बात है कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु ही भाग लेकर यौगिकों का निर्माण करते, और इस बात को हम कई बार देख चुके हैं ना। हाइड्रोजन की अभिक्रिया सल्फर से कराने पर हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है। हाइड्रोजन सल्फाइड ये क्या है? यौगिक है। और हाइड्रोजन क्या है? तत्व है। सल्फर क्या है? तत्व है। सल्फर क्या है? तत्व है। सल्फर तत्व है। तो पांचवी बात जॉन डाल्टन यही कह रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में तत्व के परमाणु भाग लेते हैं, तब जाकर क्या बनता है? यौगिक का निर्माण करते। यानी पांचवी बात जो बताए हैं जॉन डाल्टन ने, उनमें यह बता रहे हो कि यौगिक का निर्माण कैसे होता है। और हम पहले ही चैप्टर में यौगिक के सारे कॉन्सेप्ट को समझ चुके। तो एक रासायनिक अभिक्रिया में तत्व के परमाणु भाग लेते हैं और तत्व के परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के कारण ही यौगिकों का क्या होता है? निर्माण होता है। यौगिकों का क्या होता है? निर्माण होता है।
और छठी बात कर रहा है कि एक तत्व दूसरे तत्व के साथ, एक तत्व दूसरे तत्व के साथ मिलकर एक ही यौगिक का निर्माण नहीं कर सकता है, बल्कि एक से अधिक यौगिकों का भी निर्माण कर सकता है। एक तत्व दूसरे तत्व के साथ मिलकर केवल एक ही यौगिक का निर्माण नहीं कर सकते हैं, बल्कि एक से अधिक यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं। आप कहिएगा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर केवल जल का निर्माण करेगा, नहीं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी निर्माण कर सकते हैं। हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके हाइड्रोनियम आयन, इसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, इसका भी निर्माण कर सकते हैं। कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर केवल कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण नहीं कर सकते हैं, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड का भी निर्माण कर सकते हैं। तो एक तत्व दूसरे तत्व के साथ मिलकर कहिएगा कि एक ही कोई यौगिक बनाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक तत्व दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न अनुपात से अभिक्रिया करके एक से अधिक यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक तत्व दूसरे तत्व से केवल एक ही यौगिक का निर्माण करेगा। बात समझ गए? तो कुल मिलाकर जॉन डाल्टन के 6 बातों को आपको याद रखना है। सभी पदार्थ सूक्ष्मतम कण परमाणु से बना है, जो परमाणु क्या है? अविभाज्य है। रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान ना तो परमाणु बनते हैं और ना ही परमाणु नष्ट होते हैं। एक तत्व के सभी परमाणु आपस में हर दृष्टिकोण से समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु आपस में हर दृष्टिकोण से भिन्न होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में तत्व के परमाणु भाग लेकर ही यौगिक का निर्माण करते हैं। एक तत्व भिन्न तत्व से मिलकर केवल एक ही यौगिक नहीं बनाते हैं, बल्कि एक तत्व भिन्न तत्व के भिन्न भिन्न अनुपातों में अभिक्रिया करके एक से अधिक यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं। तो जॉन डाल्टन की 6 मुख्य बातें हैं जिसको आपको याद रखना है। जॉन डाल्टन की महत्ता 2 बातों से है कि सबसे पहला एटॉम का कॉन्सेप्ट देने वाला जॉन डाल्टन ही है। पहला महत्व तो इनको लेकर है। दूसरा महत्व इनको इस लेकर है कि जितने भी रासायनिक संयोग के नियम पहले प्रतिपादित हुए, उनकी सफलतम व्याख्या जॉन डाल्टन के थ्योरी के आधार पर ही हो सका। तो जॉन डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी का 2 सबसे बड़ा महत्व क्या है? तो पहला सबसे बड़ा महत्व है कि परमाणुओं की सबसे पहला कॉन्सेप्ट देने वाला थ्योरी किसका थ्योरी था? जॉन डाल्टन का। अब पहला का बड़ा महत्व होता है कि ना है? समझ गए कि नहीं समझ गए? बाद में कुछ हो, पहला पहला रहेगा। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा महत्व है कि रासायनिक संयोग का नियम जितने भी थे उसकी सफलतम व्याख्या केवल जॉन डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के आधार पर किया जा सकता है। लेकिन इतने महत्व होने के बाद भी आगे चलकर जॉन डाल्टन के कुछ बात गलत साबित हो गया। अब आप ये मत कहिएगा कि गलती चीज पहले से पढ़ लिए, पढ़े हैं जॉन डाल्टन की बातों को, उनके सिद्धांत का क्या महत्व है वो आपको हम बता दिए। लेकिन आगे चलकर या कहिए वर्तमान में जॉन डाल्टन के सारे बात सही नहीं है, और आगे चलकर जॉन डाल्टन की बातों में कौन कौन सी बात गलत साबित हुई इसको भी आप समझ लीजिए। पहली बात तो यही गलत साबित हुई कि परमाणु अविभाज्य है, और आगे चलकर रदरफोर्ड, नील्स बोर, हाइजेनबर्ग ने इतना मारा है परमाणु को। ठीक है, रदरफोर्ड तो अल्फा कण मार के जो है परमाणु का, ठीक है, अंग भस्का दिया है।
तो जॉन डाल्टन की सबसे बड़ी गलती कहां निकली? तो जॉन डाल्टन बड़ी जोर देकर कहे कि परमाणु जो है ना अविभाजित, इसको विभाजित हो ही कर ही नहीं सकता कोई। और रदरफोर्ड, नील्स बोर, हाइजेनबर्ग, इन सब के बारे में थोड़ा सा भी आपको परिचय है और होगा ही होगा। तो निश्चित ही आप जानते हैं कि इन लोगों ने मिलकर परमाणु को न सिर्फ विभाजित किया बल्कि उसके अंदर में घुस घुस कर सारे जानकारी बाहर निकाल लिया। यानी कि परमाणु विभाज्य है। परमाणु को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में विभाजित किया जा सकता है। तो एक बात गलती हो गई। दूसरी बात क्या हुई जॉन डाल्टन की गलती? कि जॉन डाल्टन ने कहा था कि एक तत्व के सभी परमाणु आपस में हर दृष्टिकोण से क्या होते हैं? समान होते हैं। एक तत्व के सभी परमाणु आपस में हर दृष्टिकोण से क्या होते हैं? यह भी बात आगे चलकर गलत साबित हुई, और यह बात गलत साबित हुई आइसोटोप के खोज होने के बाद। आइसोटोप यानी कि समस्थानिक। उदाहरण लीजिए, कार्बन 12, कार्बन 14, दोनों कार्बन है, एक ही तत्व है, लेकिन इस कार्बन के परमाणु का द्रव्यमान 12 mu और इस कार्बन के परमाणु का द्रव्यमान 14 mu। एक ही तत्व का अलग, एक ही तत्व के परमाणु और अलग अलग द्रव्यमान हो गए कि नहीं हो गए? निश्चित ही इसकी रासायनिक गुण समान होते हैं, लगभग चीज समान होते हैं, निश्चित ही, लेकिन फिर भी इनके द्रव्यमान अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए? लेकिन जॉन डाल्टन ने कहा था कि एक ही तत्व के सभी परमाणु आपस में हर दृष्टिकोण से समान होते हैं, लेकिन यहां पर एक ही परमाणु है कि नहीं, कार्बन कार्बन, लेकिन क्या उसके द्रव्यमान अलग अलग है कि नहीं? तो एक गलती यहां निकल गई। तीसरी गलती जॉन डाल्टन का क्या निकला? तीसरी गलती जॉन डाल्टन का क्या निकला? तीसरी गलती जॉन डाल्टन का निकला कि जॉन डाल्टन बोले कि भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु आपस में हर दृष्टिकोण से क्या हो सकते हैं? अलग अलग होगा। भिन्न भिन्न तत्व का समान कैसे होगा? अलग होगा। तो भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु आपस में हर दृष्टिकोण से क्या होंगे? अलग अलग होंगे। लेकिन यह भी गलत साबित हो गया आइसोबार, आइसोबार यानी कि संभारिक के संदर्भ में। संभारिक के संदर्भ में यह भी गलत साबित हो गया। जब आइसोबार के बारे में जानकारी आई तब पता चला कि भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु के द्रव्यमान समान हो सकते। अब पोटेशियम लीजिए, पोटेशियम, इसके परमाणु का भार, ऑर्गन का भी परमाणु का भार, कैल्शियम का भी परमाणु का भार 40 है कि नहीं है? इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे विस्तार से, इसलिए इसकी चर्चा हम विस्तार से नहीं कर रहे। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, इन सब के बारे में जानकारी लेना है हमको। लेकिन समझिए कि कैल्शियम ऑर्गन, पोटेशियम ऑर्गन कैल्शियम क्या है? क्योंकि इन सबके परमाणु अलग अलग है, लेकिन सबके भार क्या है? जबकि डाल्टन ने कहा था कि एक तत्व के सभी भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु आपस में हर दृष्टिकोण से अलग अलग होगा, लेकिन यहां एक दृष्टिकोण से समान है, वो है परमाणु द्रव्यमान। तो जॉन डाल्टन के सिद्धांत का निश्चित ही दो महत्व है, ठीक है, निश्चित ही महत्व है, लेकिन उनमें कुछ गलतियां निकल आई। और जो मुख्य 3 गलतियां था उसको एक बार पढ़िए आप। क्लियर? तो जॉन डाल्टन समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना जॉन डाल्टन की थ्योरी उसके प्रमुख दोषों में? नहीं ना। आइए अब किसको समझना है?
एटॉम को। वैसे समझ ही चुके हैं, थोड़ा बहुत ही और समझना है। तो आइए कल के क्लास में बात करते हैं। कल संडे है, एग्जाम किसी का है क्या? क्लास रखे कि छोड़ दे? हाँ, छोड़ दे हैं? तो मिलिए नेक्स्ट क्लास में। कल एग्जाम है तो कल क्लास ले लेते हम। तो मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में, और परमाणु अणु की विस्तृत चर्चा होगी। ओके। अच्छा, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत अपरूपता की व्याख्या नहीं करता है। अब अपरूपता को पढ़ लेंगे, इतनी बात तो आप समझ ही सकते हैं कि अपरूपता की व्याख्या नहीं करता है। और अपरूपता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की घटना है, तो वहां पढ़ेंगे ना जब कार्बन के बारे में, तो इसकी जानकारी हो जाएगी, वहां पर जिक्र कर लेंगे। तो चारों रासायनिक संयोग के नियम अब आप प्रश्न आज से बनाना शुरू कर दीजिए। इस चैप्टर का प्रश्न बनने लगेगा आपसे। क्या जी कोई इंतजार कर रहा है कि बहुत फोन आ रहा है? बार देखे बरस शुरू से ही फोन में बिजी थे। अच्छा, ओ हाँ हाँ, घर जाना है, एग्जाम देने जाना है क्या? ओ